हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे दिसंबर 2023 के क्वेश्चन पेपर को। इससे पहले के 100 क्वेश्चंस मैं दे चुकी हूँ। इसमें आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पर हम 50 क्वेश्चंस हमारे रह गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के विचार से। शिक्षा हमारे समाज की आत्मा है जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दी जाती है। तो शिक्षा को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाता है या दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 101 है, SCERT NCTE को स्वायत्त दर्जा देने और राज्य अध्यापक शिक्षा बोर्ड के गठन का सुझाव निम्नलिखित में से किस नीति द्वारा दिया गया। तो यहाँ पर SCERT और NCTE की बात हो रही है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का प्रोग्राम ऑफ एक्शन इससे रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर 1 इसमें आंसर होगा। हम कथ्य व महाकथ्य में फंसे हैं और वे हमारे निर्णयों को प्रभावित करते हैं। हमें महाकथ्यों के प्रति अविश्वासी होना चाहिए। उक्त वाक्य निम्न में से किससे संबंधित है। ये वाक्य संबंधित है उत्तर आधुनिकतावाद से। यहाँ पर एक सूची दी गई है जिसमें मिलान करना है। कोलरिक प्रकार, मेलंकोलिक प्रकार, संगुइन प्रकार और फ्लेगमेटिक प्रकार। कोलरिक प्रकार में आएगा ऑप्शन नंबर 4। कोलरिक का मतलब है ऊर्जावान, महत्वाकांक्षी और साहस से परिपूर्ण परंतु आसानी से क्रोध के लिए उकसाया जाने वाला। मेलंकोलिक का मतलब जैसे कि आप जानते हैं दुख होना या दुखी होना आता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 आंसर में होगा। विनम्र, दुखी और अवसादी व्यक्ति। संगुइन प्रकार में आएगा सक्रिय और प्रफुल्ल व आशावादी व्यक्ति। और फ्लेगमेटिक प्रकार में आएगा सुस्त, मंद और भाव रहित व्यक्ति। ऑप्शन नंबर 3 इसमें यहाँ पर हमारा आंसर होगा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, शिक्षा में गुणवत्ता की संकल्पना को एकमात्र आधुनिक प्रौद्योगिकी व संसाधनों की उपलब्धता ही निर्धारित करती है। तो ऐसा नहीं है कि एकमात्र, जहां पर शब्द दे दिया है इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया है। कोई भी एकमात्र चीज किसी भी प्रौद्योगिकी या संसाधनों की उपलब्धता को निर्धारित नहीं कर सकती है। किसी भी चीज को जोड़ने के लिए या किसी भी चीज की गुणवत्ता को देखने के लिए हम बहुत सारे क्राइटेरिया को पार करना पड़ता है। केवल एकमात्र आधुनिक प्रौद्योगिकी के द्वारा या संसाधनों की उपलब्धता से इसे निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पर शिक्षा में गुणवत्ता में प्रौद्योगिकी व संसाधन सहित कारकों की एक व्यापक श्रृंखला है जिसमें पाठ्यचर्या, शिक्षण विधियां, आकलन व अधिगम पर्यावरण शामिल है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें हमारा आंसर होगा। कथन 1 असत्य है और कथन 2 सत्य है। क्वेश्चन नंबर 105 है, कॉल रोजर्स ने परामर्श के निम्नलिखित प्रकार प्रस्तावित किए हैं। बताना है। इसमें केवल सी इसमें आंसर दिया हुआ है। गैर निर्देशात्मक परामर्श इसमें से कॉल रोजर्स द्वारा दिया गया है। इरोटेटिक शिक्षण केंद्रीय शैक्षिक प्रविधि के निम्न रूप पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? प्रश्न करने पर निर्भर करता है। कथन है, सभी वैध परीक्षण विश्वसनीय हैं किंतु सभी विश्वसनीय परीक्षण वैध नहीं है। देखिए, ये हमने पिछली वाली सीरीज में देखा था। ये क्वेश्चन पहले दिया हुआ है लेकिन इसका जो फॉर्मेट था वो चेंज था। ये क्वेश्चन दोबारा से यहाँ पर रिपीट हुआ है। तो सभी वैध परीक्षण विश्वसनीय है किंतु सभी विश्वसनीय परीक्षण वैध नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक है। अर्ध विच्छेदी विधि का प्रयोग किसी परीक्षण की विश्वसनीयता निर्धारित करने के लिए किया जाता है। स्प्लिट हाफ का यूज हम करते हैं। तो ये ऑप्शन भी हमारा ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें हमारा आंसर होगा। दोनों कथन सत्य हैं। यहाँ पर सूची दी गई है। मापन, आकलन, मूल्यांकन और मानक को हमें बताना है। देखिए, मूल्य निर्णय, मानकीकृत परीक्षण, मात्रात्मक विवरण और गुणात्मक विवरण। तो जहां मानक आएगा, मानक में तो मानकीकृत
परीक्षण आ जाएंगे। मूल्यांकन मूल्यों का निर्णय करने के लिए आ जाएगा। मापन का यूज मात्रात्मक विवरण के लिए करते हैं और आकलन का यूज हम गुणात्मक विवरण के लिए करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें आंसर है। प्रतिक्रियात्मक परिवर्तन किसे कहा जाएगा? अकस्मात या अनियोजित गतिविधि से उत्पन्न परिवर्तन है। उसी संगठनात्मक इकाई में परिवर्तन हेतु पुनः क्रियान्वयन होना शामिल है। ऐसा परिवर्तन शामिल है जो सामान्यतः नए और सुज्ञात हैं। संगठन के आंशिक अथवा सभी कृत्यों में क्रमबद्ध रूप से जानबूझकर किया गया परिवर्तन। जानबूझकर परिवर्तन की बात यह की गई है जब किसी कृत्य के क्रमबद्ध रूप से में परिवर्तन किया जाए तो उसे हम प्रतिक्रियात्मक परिवर्तन कहेंगे। ऑप्शन नंबर 4 इसमें हमारा आंसर है। गेने के वर्गीकरण के अनुसार कौन सा अधिगम का एक प्रकार नहीं है? गेने के वर्गीकरण की एक मैंने शॉर्ट वीडियो आपको बनाकर प्रोवाइड की हुई है पहले। बाकी आप देखते हैं। देखिए, गेने द्वारा दिए गए वर्गीकरण में पहले नंबर पे था संकेत अधिगम, सेकंड था उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, थर्ड था श्रृंखला अधिगम, फोर्थ था शाब्दिक साहचर्य अधिगम, फिफ्थ था विभेदी अधिगम, उसके बाद था संप्रत्यय अधिगम, उसके बाद सिद्धांत अधिगम या नियम अधिगम जिसे हम कहेंगे, और लास्ट में था समस्या समाधान अधिगम। तो यहाँ पर प्रत्यात्मक अधिगम हमारा आंसर है। आंसर ऑप्शन नंबर 3। अध्यापक शिक्षा के व्यावसायिक मानदंड निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किए गए हैं? एनसीटी, इग्नू, यूजीसी, एनसीईआरटी। देखिए, एनसीटीई का मतलब है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ये अध्यापक शिक्षा के लिए कार्य करती है। इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी एक मुक्त विश्वविद्यालय है। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो अध्यापक शिक्षा से रिलेटेड जितने भी नॉर्म्स और कंडीशंस हैं वो एनसीटी द्वारा जारी किए जाते हैं, निर्धारित किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसमें आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 112 है, समस्या समाधान व्यवहार की वैज्ञानिक प्रक्रिया के निम्न पदों को उचित क्रम में रखिए। समस्या के संबंध में संगत सूचना ग्रहण करना, समस्या बोध, समस्या जागरूकता, निष्कर्ष हल का सत्यापन, संदर्भ समाधान हेतु अभास। देखिए, सबसे पहले आएगा समस्या के बारे में जागरूक होना, सेकंड आएगा समस्या का बोध, उसके बाद डाटा कलेक्ट किया जाएगा, संभव समाधान हेतु आभास किया जाएगा, और लास्ट में निष्कर्षित हल का सत्यापन किया जाएगा। तो अब ऑप्शन नंबर 3 इसमें हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 113 है, समावेशी शिक्षा अधिगम हेतु निम्न में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? समावेशी शिक्षण का मतलब है सहयोगात्मक प्रौद्योगिकी का यूज करते हुए शिक्षा ग्रहण करना, यानी एक दूसरे का सहयोग करते हुए शिक्षा प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर 3 इसमें हमारा आंसर होगा। पाठ्यचर्या मूल्यांकन की अवस्थाओं का सही अनुक्रम बताना है। योजना बनाना, नियमित परिवीक्षण, लक्ष्य विशेषीकरण, मान्यकरण, क्षेत्र परीक्षण। सबसे पहले हम लेंगे लक्ष्य विशेषीकरण, उसके बाद आएगा हमारा योजना बनाना, मान्यकरण किया जाएगा, उसके बाद क्षेत्र परीक्षण किया जाएगा, और सबसे लास्ट में आएगा नियमित परिवीक्षण। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें हमारा आंसर होगा। यहाँ 2 कथन दिए गए हैं, दोनों के बारे में बताना है। यथार्थवादियों के अनुसार पाठ्यचर्या में सोपानिक क्रम का अनुसरण किया जाता है, जिसमें अमूर्त विषय शीर्ष पर तथा अल्पकालिक विषय सबसे नीचे होते हैं। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। प्रयोजनवादी पाठ्यचर्या में उन अनुभवों या विषयों पर बल दिया जाएगा जिसके फलस्वरूप दर्शन शास्त्रीय संवाद और विकल्प चयन अग्रणी होंगे। देखिए, अनुभवों और विषयों पर तो बल दिया जाएगा, लेकिन उसके फलस्वरूप संवाद और विकल्प का प्रयोग यहाँ नहीं किया जाएगा। यहाँ पर योजनाओं के द्वारा जो प्रोडक्टिविटी होगी उसका काम किया जाएगा या उसको देखा जाएगा।
उन विषयों पर बल दिया जाएगा जिनके द्वारा कुछ परियोजनाओं का निर्माण किया जा सकता है या प्रोजेक्ट तैयार किए जा सकते हैं। तो प्रयोजनवादी पाठ्यचर्या में क्रिया करके या क्रियात्मक रूप से सीखने पर बल दिया जाता है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है। तो कथन 1 सत्य है और कथन 2 असत्य है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें हमारा आंसर होगा। न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान प्राप्ति की निम्न में से कौन सी विधियां हैं? न्याय दर्शन के अनुसार इसमें प्रत्यक्ष और अनुमान 2 ही विधियां यहाँ पर दिखाई गई हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें हमारा आंसर होगा। पाठ्यचर्या परिवर्तन को निम्न में से कौन कौन प्रभावित करते हैं? नौकरियों में नियोजन? नहीं, नौकरियों में नियोजन से पाठ्यचर्या का क्या मतलब है? धार्मिक भावनाएं भी पाठ्यचर्या में परिवर्तन नहीं करा सकती। सक्षम शिक्षकों की उपलब्धता, देखिए यहाँ पर शिक्षकों की बात नहीं की जा सकती क्योंकि पाठ्यचर्या निर्माण यदि किया गया है तो सक्षम शिक्षक होंगे तभी वे पाठ्यचर्या को सही ढंग से पढ़ा सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी यहाँ मान्य नहीं है। राष्ट्रीय हेतु महत्वपूर्ण, तो पाठ्यचर्या में परिवर्तन तभी किया जाएगा जब वो राष्ट्रीय हेतु महत्वपूर्ण होगी और सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ में होगी। डी ई ऑप्शन यहाँ पर हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। टेलर पोस्टकार्ड फ्रेम का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? कागज के एक और वृत्ताकार ब्रेल अक्षरों के लेखन हेतु? नहीं। कागज के दोनों ओर वृत्ताकार ब्रेल अक्षरों के लेखन हेतु? ये भी नहीं है। कागज के एक और लघु ब्रेल अक्षरों के लेखन हेतु, छोटे छोटे ब्रेल अक्षरों को लेखन हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें आंसर होगा। कागज के दोनों ओर लघु ब्रेल अक्षरों हेतु, तो दोनों ओर नहीं होता है, केवल एक ही ओर हम कागज के लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसमें हमारा आंसर है। निम्न में से कौन कौन स्वतंत्रता पश्चात के शिक्षा आयोग हैं? देखिए ये वाला क्वेश्चन दिसंबर 2023 में तीसरी बार आया है। इसको अलग अलग तरह से पूछा गया है। तो यहाँ पर स्वतंत्रता पश्चात के शिक्षा आयोग में पहला आयोग है कोठारी आयोग 1964 में, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2006 में। इसके पहले ये जो आयोग है हंटर आयोग 1982, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग या भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में और नई तालीम 1937 में। तो ये स्वतंत्रता से पहले के आयोग हैं और कोठारी आयोग और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें हमारा आंसर होगा। नियोजन तकनीकी के प्रकार बताने हैं यहाँ पर। आलोचनात्मक पथ विधि है, लागत लाभ विश्लेषण भी इसका प्रकार है, नियोजन प्रोग्रामिंग और बजट निर्माण प्रणाली भी नियोजन तकनीकी का प्रकार है, प्रबंधकीय गुणवत्ता भी नियोजन तकनीकी में हम देखते हैं। कार्यक्रम मूल्यांकन समीक्षा यहाँ पर नहीं की जाती है, समीक्षा तकनीकी का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ए बी सी डी हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसमें आंसर होगा। जब निर्णय हमारी स्मृति में उपस्थित सूचना पर आधारित होते हैं, किस पर आधारित? स्मृति में उपस्थित सूचना, उस समय हम निम्न में से किसका प्रयोग कर रहे होते हैं? अनुभवजन्यता का, पुष्टि पूर्वाग्रह का, प्रतिनिधात्मक अनुभवजन्यता का या उपलब्ध अनुभवजन्यता का? देखिए उपस्थित सूचना की बात हो रही है तो यहाँ पर उपस्थित मतलब उपलब्ध है। अनुभवजन्यता का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे क्योंकि ये सूचना हमारी स्मृति में उपस्थित सूचना पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें यहाँ पर आंसर होगा। सेरिब्रल पॉल्सी के प्रकार हैं डिस्प्लेजिया, रिकेट्स, आर्थोटिक्स, हेमिप्लेजिया और एटेक्सिया। तो डिस्प्लेजिया, हेमिप्लेजिया और एटेक्सिया सेरिब्रल पॉल्सी के प्रकार हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आंसर होगा। आकलन के प्रकारों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कसौटी संदर्भित परीक्षण संरचनात्मक आकलन से संबंधित होता है। यहाँ पर बात हो रही है ये फॉर्मेटिव असेसमेंट की, तो ये ठीक है, इसमें संरचनात्मक आकलन पर आधारित होता है। कसौटी संदर्भित परीक्षण योगात्मक, तो ये तो इसका अपोजिट हो गया, तो ये आंसर गलत है। मानक संदर्भित परीक्षण संरचनात्मक होता है, तो ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पर कसौटी संदर्भित होता है।
मानक संदर्भित आकलन योगात्मक आकलन से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें यहाँ पर सही है। देखिए इसका उल्टा हो जाएगा ना, ये संरचनात्मक आकलन है, ये योगात्मक आकलन है। कसौटी संदर्भित है, मानक संदर्भित है। नेक्स्ट है इसमें ऑप्शन योगात्मक मूल्यांकन प्रकृति में अंतिम होता है, तो ये भी ठीक है। योगात्मक मूल्यांकन शिक्षकों द्वारा कक्षा में, जब बच्चे दूसरी कक्षा में प्रवेश करने के लिए उनकी परीक्षा ली जाती है तब करते हैं, जिसे हम फाइनल एग्जाम्स कहते हैं, वो योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें हमारा आंसर होगा। स्वालीनता ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार ASD के निदान में सहायक स्क्रीनिंग की विधियों में शामिल है। स्वालीनता ऑटिज्म व्यवहार जांच सूची, विकास व्यवहार जांच सूची ये है DBC, आत्मविश्वास जांच सूची ये भी है, मनोशैक्षणिक रूप रेखा संसाधित PEPR ये भी इससे सम्मिलित है। हस्तोछाल या हैंड फ्लैपिंग इसमें सम्मिलित नहीं है, तो BCD इसमें आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसमें हमारा आंसर होगा। सृजनात्मकता निम्न में से किसके परीक्षण पर अधिक बल देती है? समान चिंतन, प्रगतिशील चिंतन, अभिसारी चिंतन या अपसारी चिंतन। तो सृजनात्मकता के लिए हमेशा अपसारी चिंतन का उपयोग किया जाता है, जिसे इंग्लिश में डाइवर्जेंट थिंकिंग कहेंगे। अभिसारी चिंतन का मतलब होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 आंसर है इसमें हमारा। 125 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गए हैं। अगले 25 क्वेश्चन देखने के लिए देखिए मेरी नेक्स्ट वीडियो। इससे पहले भी मैंने जो वीडियोस तैयार किए हैं उनको आप देख सकते हैं। उसमें मैंने दिसंबर 2023 के सभी क्वेश्चंस को 25 की सीरीज में तैयार किया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।